एक शांत छोटे शहर में एक पुलिस अधिकारी का आखिरी केस एक डरावने खौफ में बदल जाता है जब एक रहस्यमयी और बुरी तरह क्षतविक्षत लाश मिलती है जो इंसानी समझ से परे राज खोलती है। कहानी की शुरुआत कैलिफोर्निया के एक छोटे और शांत से कस्बे लोन क्रो से होती है। एक दिन कुछ लोग नदी किनारे सुकून भरा पिकनिक मनाने निकलते हैं। माहौल बिल्कुल सामान्य होता है, लेकिन तभी उनकी नजर किनारे के पास बहती हुई एक खाली नाव पर पड़ती है। जिज्ञासा में वे नाव के पास जाते हैं, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर सन्न रह जाते हैं। वहां एक लाश पड़ी होती है जो इतनी बुरी तरह सड़ चुकी है कि मानो उसका शरीर पिघल गया हो। घबराकर वे तुरंत पुलिस को खबर देते हैं। कुछ ही देर में इस केस के मुख्य किरदार पुलिस चीफ जॉन हॉकिंस मौके पर पहुंचते हैं। वहां फॉरेंसिक ऑफिसर कॉनी पहले से मौजूद होती है और वो बताती है कि लाश की हालत बेहद अजीब और डरावनी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि उस शरीर में एक भी हड्डी नहीं बची, सिर्फ मांस है, जैसे किसी ने सारी हड्डियां निकाल दी हों, जो लगभग नामुमकिन लगता है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, जहां कोरोनर जैकब रेडग्रेव उसकी जांच करता है और हॉकिंस भी वहीं मौजूद रहता है। जांच के दौरान जैकब बताता है कि हड्डियां बहुत ही सटीक तरीके से निकाली गई है, लेकिन ऐसा करना कैसे संभव है ये समझ से परे है। इसी दौरान उन्हें शरीर के अंदर एक अजीब सा कीड़ा, एक ततैया मिलता है, जिसे जैकब सुरक्षित रख लेता है। हॉकिंस कॉनी को उस नमूने को संभाल कर रखने के लिए कहता है, क्योंकि ये केस का अहम सुराग हो सकता है। आगे की जांच में कॉनी को मृत व्यक्ति की पहचान मिलती है। उसका नाम डॉक्टर कोल पार्सन्स था, जो एक वैज्ञानिक था और पिछले साल ही इस कस्बे में आया था। नाव से उसका बटुआ और कुछ निजी सामान भी मिलता है। पता चलता है कि वो पहले एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था, लेकिन सब कुछ छोड़कर जंगल के पास झील किनारे एक अलग थलग केबिन में रहने लगा था। कॉनी को उसके रहने से जुड़े कुछ दस्तावेज भी मिलते हैं, जिससे जांच को नई दिशा मिलती है। अब हॉकिंस फैसला करता है कि वो खुद उस केबिन में जाकर सच्चाई पता लगाएगा। इसी बीच कहानी में मेक फुलब्राइट की एंट्री होती है, जो पहले पुलिस के साथ वाइल्डरनेस गाइड के रूप में काम कर चुकी है और कभी हॉकिंस की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। दोनों का रिश्ता इसलिए टूट गया था क्योंकि हॉकिंस शहर जाना चाहता था, जबकि मेक को प्रकृति के बीच रहना पसंद था। उनके अलग अलग सोच ने उन्हें जुदा कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि मेक का अतीत जैकब से भी जुड़ा हुआ है। वो उसका भी एक्स रह चुकी है, जो कहानी में रिश्तों की जटिलता और तनाव को और बढ़ा देता है। हॉकिंस मेक से मिलता है और उसे कोल पार्सन्स की मौत की खबर देता है। मेक को याद आता है कि करीब 1 साल पहले उसने पार्सन्स की कुछ सामान लाने में मदद की थी। उसे इतना जरूर पता था कि वो जंगल में किसी तरह के वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा था, लेकिन उसके काम की असली जानकारी उसे नहीं थी। हॉकिंस उसे अपने साथ इस जोखिम भरे सफर में चलने के लिए कहता है और थोड़ी सोच के बाद मेग मान जाती है। वहीं हॉकिंस जैकब को भी इस बारे में बताता है और वह भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। रवाना होने से पहले हॉकिंस और जानकारी जुटाने की कोशिश करता है और एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। कोल पार्सन्स की एक छोटी बेटी थी जो 1 साल पहले अचानक लापता हो गई थी और आज तक उसका कोई पता नहीं चला। अगले दिन हॉकिंस, मेग और जैकब जरूरी सामान लेकर घने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते का एक हिस्सा उन्हें नाव से तय करना पड़ता है, क्योंकि पार्सन्स का केबिन बहुत ही सुनसान जगह पर है। सफर के दौरान कॉनी का फोन आता है। वो बताती है कि पार्सन्स के शरीर में जो ततैया मिला था वो पहले मृत था, लेकिन अब अचानक फिर से जीवित हो गया है। वो पूछती है कि क्या उसे लैब भेज दिया जाए, लेकिन हॉकिंस उसे इंतजार करने के लिए कहता है। कॉनी एक और अहम बात बताती है। जब पार्सन्स की बेटी गायब हुई थी, तब उसकी पत्नी लिंडा पूरी तरह टूट गई थी। उसकी मानसिक हालत इतनी खराब हो गई कि उसे 3 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। यहां तक कि उसने अपनी बेटी के गायब होने के लिए खुद पार्सन्स को ही जिम्मेदार ठहराया था। जैसे जैसे रात होती है, तीनों आखिरकार झील के किनारे बने उस केबिन तक पहुंचते हैं जहां डॉक्टर पार्सन्स रहता था। लेकिन वो जगह अब पहले जैसी नहीं दिखती। वो सुनसान, जर्जर और डरावनी लग रही होती है, मानो कोई भूतिया घर हो। मेग ये देखकर हैरान और उदास हो जाती है, क्योंकि जब वो यहाँ 1 साल पहले आई थी तब ये जगह बेहद खूबसूरत और सुकून भरी थी। हॉकिंस, मेग और जैकब को बाहर रुकने के लिए कहता है और खुद सावधानी से केबिन के अंदर कदम रखता है। केबिन के अंदर कदम रखते ही हॉकिंस ऊंची आवाज में किसी को पुकारता है, शायद कोई मौजूद हो, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता है। अंदर का नजारा बेहद बिखरा हुआ होता है। फर्नीचर उल्टा पड़ा है, सामान चारों तरफ फैला हुआ है और साफ समझ आता है कि यहाँ काफी समय से कोई नहीं रहा। जांच करते हुए कुछ अजीब बातें सामने आने लगती है।
छत का एक हिस्सा हल्का हल्का हिलता हुआ दिखाई देता है, जैसे वहां कुछ असामान्य छिपा हो। इसी बीच हॉकिंस को एक कमरा मिलता है जिसका दरवाजा कसकर बंद है। वो उसे खोलने की जल्दी नहीं करता और वापस बाहर जाकर मेग और जैकब को अंदर बुलाता है। रात काफी हो चुकी होती है और जंगल के बीच वापस लौटना सुरक्षित नहीं लगता, इसलिए तीनों वहीं रुकने का फैसला करते हैं, भले ही माहौल अजीब और डरावना क्यों न हो। घर के अंदर तलाश करते समय उन्हें अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। हॉकिंस उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि शायद ये चूहे या जंगली जानवर होंगे, लेकिन बेचैनी कम नहीं होती। तभी अचानक बिना किसी कारण के केबिन की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगती है, जिससे माहौल और भी डरावना हो जाता है। थोड़ी देर बाद उन्हें बेसमेंट की ओर जाने वाला दरवाजा मिलता है। नीचे जाकर वे एक बड़ी और रहस्यमयी मशीन देखते हैं जो किसी भारी भरकम पावर डिवाइस जैसी लगती है। उसका असली काम क्या है ये समझना मुश्किल होता है, लेकिन इतना साफ है कि वो साधारण चीज नहीं है। ये खोज उन इशारों से मेल खाती है जो पहले पार्सन्स के अजीब प्रयोगों के बारे में मिले थे। किचन की जांच करते हुए उन्हें मोटे तार ऊपर की तरफ जाते हुए दिखते हैं, जिससे अंदाजा लगता है कि असली सेटअप शायद ऊपर अटारी में छिपा हो। उसी दौरान जो कमरा पहले बंद था वो अब अपने आप खुला मिलता है। हॉकिंस ये देखकर मेग और जैकब को बुलाता है और तीनों मिलकर अंदर जाते हैं। अंदर का दृश्य और भी चौंकाने वाला होता है। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र, रहस्यमयी चिन्ह और वैज्ञानिक नोट्स एक साथ दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे विज्ञान और काले जादू का खतरनाक मेल हो। कुछ स्केच इतने डरावने होते हैं कि उन्हें देखकर ही सिहरन हो जाए। जैसे ही वे सब कुछ ध्यान से देख रहे होते हैं, अचानक एक बड़ी मक्खी आकर जैकब के चेहरे पर काट लेती है। दर्द और गुस्से में वो तुरंत कमरे से बाहर निकल जाता है, खुद को संभालने के लिए। कुछ समय बाद हॉकिंस कॉनी से संपर्क करता है और उससे कहता है कि वो पता लगाए कि इस अजीबोगरीब केबिन को किसने बनवाया था। लेकिन जैसे ही बातचीत आगे बढ़ती है, अटारी से आ रही किसी रहस्यमयी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गड़बड़ी के कारण कॉल अचानक कट जाती है। उधर जैकब और हॉकिंस के बीच माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। वजह है मेग, जो कभी जैकब के साथ रिश्ते में थी और बाद में हॉकिंस के करीब आ गई। पुराने जज्बात अब भी कहीं न कहीं असर डाल रहे होते हैं, जिससे तीनों के बीच हल्की असहजता बनी रहती है। रात बिताने की तैयारी के दौरान हॉकिंस सुझाव देता है कि सब एक ही कमरे में रहें ताकि सुरक्षित रह सके, लेकिन मेग इस बात से सहमत नहीं होती और अकेले रहना पसंद करती है। इसी रात जैकब की तबीयत बिगड़ने लगती है। पहले जो कीड़े ने उसे काटा था उसका असर अब साफ दिखाई देता है। उसकी हालत धीरे धीरे खराब होती जाती है और बेचैनी के कारण किसी को भी ठीक से नींद नहीं आती। मेग हॉकिंस से अपनी चिंता साझा करती है। वो कहती है कि इस जगह में कुछ बहुत गलत है, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं है, जबकि वो पहले भी कई बार जंगल में अकेले रह चुकी है। लेकिन इस केबिन का माहौल उसे अलग और खतरनाक महसूस होता है। इस बातचीत के दौरान दोनों के बीच पुरानी नजदीकियों की झलक फिर से दिखाई देती है, जैसे उनके रिश्ते में अभी भी कुछ बाकी हो। उसी समय माहौल और डरावना हो जाता है जब अटारी से सीढ़ियां अपने आप नीचे उतरती हुई नजर आती है। दूसरी ओर जैकब की हालत और बिगड़ती जाती है। अब ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह अपने होश में नहीं है, मानो किसी अनजान ताकत का असर उस पर बढ़ता जा रहा हो। अचानक बाहर से किसी आवाज की आहट आती है। तीनों तुरंत सतर्क हो जाते हैं, जल्दी जल्दी अपने कपड़े और हथियार उठाते हैं और बाहर की ओर दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही वे बाहर पहुंचते हैं, सामने एक औरत खड़ी मिलती है जिसके हाथ में बंदूक होती है। कुछ ही पलों में साफ हो जाता है कि वो लिंडा है, डॉक्टर कोल पार्सन्स की पत्नी, जो अपने लापता पति की तलाश में यहां तक पहुंची है। हॉकिंस तुरंत उसे भरोसा दिलाता है कि वे पुलिस से हैं और कोल की लाश नदी के पास मिल चुकी है। यह सुनकर लिंडा का शक थोड़ा कम होता है और वो अपनी बंदूक नीचे कर देती है। इसके बाद सब बैठकर बात करते हैं। हॉकिंस उससे पूछता है कि वो इस सुनसान जगह तक कैसे पहुंची। लिंडा बताती है कि उसने एक प्राइवेट एजेंसी की मदद से जानकारी हासिल की और एक दिन पहले ही यहां आकर कोल को ढूंढना शुरू किया। इसी दौरान मेग नीचे बेसमेंट में चली जाती है ताकि केबिन की बिजली ठीक करने की कोशिश कर सके। वहां एक अजीब सा दृश्य नजर आता है, जैसे कोई छोटी लड़की की परछाई उसका पीछा कर रही हो। जब मेग पलट कर देखती है तो उसे वहां एक गुड़िया मिलती है। वो उसे अपने पास रख लेती है, जैसे उसे एहसास हो कि ये कोई अहम चीज है। उधर हॉकिंस को एहसास होता है कि जैकब कमरे में नहीं है। वो तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ता है। तभी उसकी नजर ऊपर अटारी की तरफ जाती है, जहां कुछ अजीब हलचल दिखाई देती है। तीनों तुरंत ऊपर भागते हैं और देखते हैं कि जैकब उसी रहस्यमयी मशीन में फंसा हुआ है।
जिस पर उन्हें पहले से शक था। वे बिना देर किए उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन उसकी हालत सामान्य नहीं होती। वो खोया खोया और अजीब व्यवहार कर रहा होता है, जैसे उसका खुद पर नियंत्रण नहीं रहा। इसी बीच लिंडा को अटारी से अपनी गायब बेटी की आवाज सुनाई देती है, जो उसे पुकार रही होती है। ये पल माहौल को और भी भावनात्मक और डरावना बना देता है। जैकब को बाहर निकालने के बाद हॉकिंस और बाकी लोग उससे सवाल करते हैं, वो वहां क्या कर रहा था और मशीन कैसे चालू हुई। लेकिन जैकब उलझन में नजर आता है और कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। तभी लिंडा उस अजीब मशीन के सामने खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा डर और चिंता से भरा होता है। मेग उसके पास जाकर पूछती है कि आखिर ये मशीन है क्या। लिंडा बताती है कि ये एक तरह का पार्टिकल कोलाइडर है, जिसे बहुत ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए तैयार किया गया है। वो उन्हें चेतावनी देती है कि ये मशीन बेहद खतरनाक है और इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। हॉकिंस लिंडा को उस कमरे में ले जाता है जहां दीवारों पर डरावने चित्र और अजीब प्रतीक बने हुए हैं। ये सब देखकर लिंडा सिहर उठती है। वो कहती है कि उसने कोल के साथ 10 साल बिताए हैं, लेकिन ये सब उसकी सोच या काम नहीं हो सकता। उसके अनुसार कोल पर किसी और ही अंधेरी ताकत का असर हो चुका है। इसी दौरान हॉकिंस को एक लैपटॉप मिलता है जो पासवर्ड से लॉक होता है। वो लिंडा से उसे खोलने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उनकी नजर बाहर खड़े एक शख्स पर जाती है और वो कोई और नहीं, खुद कोल पार्सन्स होता है, जिंदा और बिल्कुल सामान्य दिखता हुआ। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं और तुरंत बाहर उसकी ओर दौड़ते हैं। लिंडा के अंदर गुस्सा और दर्द एक साथ उमड़ पड़ता है और वो कोल को जोर से थप्पड़ मार देती है। कोल बिना विरोध किए सब सह लेता है और कहता है कि जो कुछ हो रहा है वो उसका हकदार है। इसके बाद सभी अंदर आकर बात करने बैठते हैं। हॉकिंस सीधे सवाल करता है, कोल कहाँ था और उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि उन्हें तो उसकी लाश मिल चुकी थी। लेकिन कोल इन सवालों का सीधा जवाब देने के बजाय टालमटोल करता है, खासकर अपनी मशीन और प्रयोगों के बारे में। उधर पुलिस स्टेशन में कॉनी बार बार हॉकिंस से संपर्क करने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। जो ततैया पहले मरा हुआ मिला था, वो अब सिर्फ जिंदा ही नहीं हुआ, बल्कि 2 में बदल गया है। ये इशारा साफ करता है कि इस अजीब घटना का संबंध कोल की रहस्यमयी मशीन से हो सकता है। इसी बीच जैकब की हालत और भी बिगड़ने लगती है। उसके शरीर में डरावने बदलाव आने लगते हैं। पुराने नाखूनों के ऊपर नए नाखून उगने लगते हैं, दांतों की संख्या बढ़ने लगती है और हड्डियों की परतें बनने लगती है। वो तेजी से बदल रहा होता है, जैसे मशीन का असर उस पर गहराता जा रहा हो। हॉकिंस बार बार कोल से सच जानने की कोशिश करता है, लेकिन कोल हर बार सवालों से बच निकलता है। यहां तक कि जब लिंडा उससे सीधे पूछती है कि वो अचानक क्यों गायब हो गया था, तब भी वो गोलमोल और उलझे हुए जवाब ही देता है। इसी बीच साफ दिखाई देने लगता है कि जैकब अब अपने होश में नहीं है। वो कोल के इशारों पर चल रहा होता है, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। कुछ देर बाद जब लिंडा जैकब को देखने जाती है तो उसका दिल दहल जाता है। जैकब का शरीर बुरी तरह बदल चुका होता है, इतना भयानक कि वो तुरंत हॉकिंस और मेग को बुलाने दौड़ पड़ती है। तीनों जब उसे उस हालत में देखते हैं तो डर के मारे घबरा जाते हैं और तुरंत वहां से निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि जिस नाव से वे आए थे वो गायब है। अब शक और गहरा हो जाता है और हॉकिंस को यकीन होने लगता है कि इसके पीछे कोल का ही हाथ है। कोल की रहस्यमयी और अजीब बातें सुनकर आखिरकार हॉकिंस अपना आपा खो बैठता है। वो कोल को जोर से मारता है, उसे जमीन पर गिरा देता है और फिर हथकड़ी लगाकर काबू में कर लेता है ताकि वो कोई और खतरा पैदा न कर सके। तभी लिंडा सुझाव देती है कि पास में एक कैंप है जहां शायद मदद मिल सके या वहां से निकलने का कोई रास्ता हो। हॉकिंस और मेग उसकी बात मानते हैं और कैंप की ओर निकल जाते हैं। कैंप पर पहुंचकर उन्हें काफी सामान और उपकरण मिलते हैं, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वहां कई सड़ी गली और बेरमी से क्षतविक्षत लाशें पड़ी होती हैं। ये नजारा इतना डरावना होता है कि वे बिना देर किए वहां से निकल जाते हैं। बाहर आते ही मेग इस सदमे को सहन नहीं कर पाती और उल्टी करने लगती है। हॉकिंस उसे संभालता है, उसके पास खड़ा रहता है। इसी कमजोर पल में मेग एक बड़ा राज बताती है, वो गर्भवती है। उधर केबिन में लिंडा अकेली कोल के साथ होती है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि कोल उससे बहुत कुछ छुपा रहा था। वो उसका लैपटॉप खोलने की कोशिश करती है और टिंकरबेल नाम का इस्तेमाल कर उसे अनलॉक कर लेती है, वही नाम जिससे कोल उसे पुकारा करता था। लैपटॉप में जो कुछ दिखता है वो और भी खौफनाक होता है। वीडियो में साफ नजर आता है कि कोल लोगों पर
उस मशीन के जरिए प्रयोग कर रहा था। हर बार जब कोई उस मशीन में जाता तो उसके अंदर कुछ बुरा पैदा होने लगता, जैसे कोई शैतानी ताकत उस पर हावी हो रही हो। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि कोल खुद भी उस मशीन के अंदर गया था। शुरुआत में जो लाश मिली थी वो असली कोल की ही थी, और जो कोल अब उनके सामने है वो उसी मशीन से निकला हुआ एक डरावना रूप है, एक विकृत खतरनाक अस्तित्व। हैरानी की बात यह भी सामने आती है कि उसने अपने ही प्रयोगों के लिए अपनी बेटी की बलि दे दी थी। इतना सब जानने के बाद कोल लिंडा को एक कमरे में बंद कर देता है ताकि वो उसे रोक न सके। जब हॉकिंस और मेग वापस लौटते हैं तो उन्हें कोल कहीं नजर नहीं आता। हालात को समझते हुए हॉकिंस मेग को बाहर रुकने के लिए कहता है और खुद हथियार लेकर सावधानी से केबिन के अंदर जाता है। अंदर का नजारा और भी डरावना होता है। जैकब का शरीर अंदर से फटता हुआ दिखाई देता है, जैसे उसके भीतर कुछ भयानक जन्म लेने वाला हो। अचानक जैकब के टूटे हुए शरीर के अंदर से एक डरावना और विकृत जीव बाहर निकलता है और सीधे हॉकिंस पर हमला कर देता है। हॉकिंस अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से उससे लड़ता है, लेकिन हालात उसके खिलाफ होते जा रहे होते हैं। ठीक उसी वक्त मेग बंदूक लेकर अंदर दौड़ती है और उस खौफनाक जीव पर गोली चला देती है, जिससे आखिरकार वो खत्म हो जाता है। इस भयावह घटना के बाद हॉकिंस समझ जाता है कि इस सब की जड़ उस रहस्यमयी मशीन में है और इसे खत्म करना ही इस डरावने सिलसिले को रोकने का एकमात्र तरीका है। वो मेग को बाहर जाने के लिए कहता है ताकि वो सुरक्षित रहे, और खुद पेट्रोल और अस्थायी विस्फोटक जुटाकर मशीन को नष्ट करने की तैयारी करने लगता है। उधर लिंडा किसी तरह कमरे से बाहर निकल आती है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है और उसके मन में सिर्फ एक ही इरादा, कोल को खत्म करना। लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट में पहुंचती है उसे मशीन के अंदर अपनी बेटी की झलक दिखाई देती है। अपनी भावनाओं पर काबू खोकर लिंडा उसी मशीन में कदम रख देती है और उसकी भी वही भयावह किस्मत हो जाती है। बाहर जंगल की ओर से अजीब हलचल शुरू हो जाती है। धीरे धीरे कई विकृत इंसान जो कभी कोल के प्रयोगों का शिकार बने थे घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। मेग उनका सामना करती है और गोलियां चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है। इसी दौरान हॉकिंस बेसमेंट से पेट्रोल लेकर अटारी की ओर जाता है, जहां कोल उसका इंतजार कर रहा होता है। तब तक लिंडा पूरी तरह बदल चुकी होती है और मजबूरी में मेग को उसे भी मारना पड़ता है, दिल टूटते हुए। अटारी में हॉकिंस और बदले हुए कोल के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। इस संघर्ष में कोल हॉकिंस की 2 उंगलियां काट देता है, लेकिन हॉकिंस हार नहीं मानता। वो एक लोहे की रॉड उठाकर कोल के सिर पर जोरदार वार करता है। मौका मिलते ही हॉकिंस अटारी में आग लगा देता है। आग तेजी से फैलने लगती है और वो मेग को चिल्लाकर बाहर निकलने के लिए कहता है। मेग किसी तरह बाहर निकल जाती है, लेकिन आखिरी पल में कोल हॉकिंस को पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता। कुछ ही सेकंड में एक जोरदार विस्फोट पूरे घर को उड़ा देता है। इस धमाके में सब कुछ खत्म हो जाता है और हॉकिंस अपनी जान देकर इस खौफनाक कहानी का अंत कर देता है। मेग अब अकेली रह जाती है और उसके ऊपर जो बीता है उसने उसे पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। आखिरी दृश्यों में हम देखते हैं कि विकृत प्राणी उसके चारों तरफ हमला करने के लिए आ रहे हैं। यह दर्शाता है कि उसका डरावना सफर अभी खत्म नहीं हुआ। फिर कहानी अचानक 8 महीने आगे बढ़ती है। अब मेग अपने घर में दिखाई देती है और वो गर्भवती है। कॉनी आती है और हॉकिंस के कुछ सामान उसे लौटाती है। कॉनी जाने के बाद मेग उन सभी वस्तुओं को आग में जला देती है। तभी हम देखते हैं कि मेग का शरीर पूरी तरह सड़ चुका है और वो अब पहले जैसी नहीं रही। अब वो कोई और, कुछ अलग, कुछ और ही रूप ले चुकी है और उसका अजन्मा बच्चा भी सामान्य नहीं होगा। यही फिल्म का अंत होता है। कहानी खत्म होने के बाद कई सवाल दिमाग में आते हैं। कोल की मशीन ने दरअसल विज्ञान और काले जादू के मिश्रण से बनी एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया था। जब कोई मशीन में जाता तो उस दुनिया के प्राणी उसके शरीर में प्रवेश कर उसे अंदर से बदल देते थे। ये प्राणी किसी तरह के राक्षस या अजीब शक्तियां रखते थे। उनका एकमात्र उद्देश्य इंसानों को नुकसान पहुंचाना और मारना था। मेग कभी मशीन में नहीं गई थी, फिर भी उसका शरीर बदल गया। इसका कारण यह है कि अगर कोई विकृत प्राणी किसी सामान्य इंसान को काट देता है तो उसका वायरस भी उस इंसान के शरीर में प्रवेश कर उसे बदल देता है। यहां तक कि अगर हॉकिंस बच भी जाता तो भी वो मर जाता, क्योंकि कोल ने उसे काट लिया था। अब सब कुछ मेग पर निर्भर है, यह तय करना कि वो इस दुनिया में किस तरह का विनाश लाएगी। कहानी यही समाप्त होती है और दर्शक के मन में कई रहस्य और सवाल छोड़ जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें
अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी अगली थ्रिलिंग वीडियो मिस न करें। तब तक के लिए अलविदा। मिलते हैं अगले वीडियो में।